Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on. So as our support continues for your CA final paper number 5, that is IDT, and obviously CA इंटर बैलेंस CMA CS जैसा भी है, ये टॉपिक आपका कॉमन ही रहेगा, लॉ तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करने वाले वी विल टॉक अबाउट सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट। मेन जो आपको दिक्कत आती है वो सर्विसेज बाय गवर्नमेंट की एंट्री 6, 7, 8, 9 वहीं पे इशू आता है, तो वो तो करेंगे बट वी विल ऑल्सो कवर सो वी विल ऑल्सो कवर द बैलेंस सर्विसेज, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, कुछ नई एंट्रीज ऐड हुई थी, सो वी विल कवर कॉम्प्रिहेंसिवली द एंटायर थिंग। मैं ये वाला जो भी चार्ट रिवीजन आपको कराऊंगा ये बुक का ही पार्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही चीजें होने वाली है, तो आपको अलग से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करना। आई विल डिस्कस इनकॉर्पोरेट द क्वेश्चन आंसर फॉर्म इन द रिवीजन इटसेल्फ, ठीक है। दूसरी बात, आप अगर आपको चाहिए हो तो आप साथ साथ इसकी नोटिंग कर लेना, क्योंकि ये बुक का पार्ट है, मैं इसका पीडीएफ पूरा नहीं दे पा रहा। सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, आपको पूरा ये वीडियो में चलता रहेगा, बस आप होने के बाद एक बार उसकी नोटिंग कर लेना। ओके, नाउ दो इंपॉर्टेंट चीजें एज आई ऑलवेज से, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर आपके लिए अपडेट्स है, एमसीक्यूज है, बेंच सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू पॉइंट्स। सेकंड, इफ यू genuinely like the content at the end of the video, like comment कर लेना, it helps me to stay motivated, it helps me to stay reach more students because of the YouTube algorithm that works like this, right? तो अच्छा लगे तो जरूर सपोर्ट करना। चलो अब बात करते हैं सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट। द मेन डिफरेंस इज व्हेन आई से सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, द सप्लायर इज गवर्नमेंट, और मैं गवर्नमेंट मतलब मेनली बात कर रहा हूँ किसके बारे में, CGSD UTLA। दो और अथॉरिटीज होती है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी, जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। मैं अभी GA और G का भी मतलब बता दूंगा, बट बहुत रेलिवेंट नहीं है उसका डेफिनेशन। एंट्रीज रेलिवेंट है बट डेफिनेशन पर से बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट आई विल कवर। एंड व्हेन आई से सर्विसेज टू गवर्नमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस, वहां पे द रेसिपिएंट इज गवर्नमेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिपिएंट, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 93 ऑफ द CGST एक्ट, मतलब whatever the amount is, whatever the value for that services, that is being paid by the recipient, so recipient is liable to pay the consideration, right? तो services to government में गवर्नमेंट कंसिडरेशन पे कर रहा है, ये आपका वाइटल डिफरेंस है। तो जब भी आपके सामने गवर्नमेंट का सवाल आएगा, आपको सबसे पहले आराम से ये देखना है कि सप्लाई करी जा रही है या सप्लाई ली जा रही है, वहां पे आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ओके, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी में आप सिर्फ मतलब समझेंगे, GA और G का जो फाउंडेशन है, दैट इज द बेसिक फॉर्मेशन, दैट इज सेम। क्या है कि इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और इट हैज बीन डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट विद मिनिमम 90% पार्टिसिपेशन इन फॉर्म ऑफ इक्विटी और डायरेक्ट कंट्रोल। या तो शेयर्स इक्विटी होल्ड कर रखा है या तो डायरेक्ट कंट्रोल है, ये दोनों में सेम है, बट फर्क क्या है, फर्क है उनके कामों में। गवर्नमेंटल अथॉरिटी परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ आर्टिकल 243W जो म्यूनिसिपैलिटी को दिए जाए, मतलब इंटरेस्ट किए गए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और 243G जो पंचायत को दिए गए, और इसके अंदर जो फंक्शंस आते हैं विच आर स्टेटेड इन 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। स्लम का पूरा इंप्रूवमेंट के बारे में हो गया, बेसिक क्लीनिनेस के बारे में हो गया, लोकल लेवल पे जो भी काम किए जाते हैं वो यहाँ पे इंटरेस्ट किए जाते हैं। द सर्विसेज डोंट नीड टू बी दे डिड नॉट बी लर्नड पर से, बट आप एक बार उसको मटेरियल से चेक कर सकते हो, सो दैट इज फाइन। अथॉरिटी का काम हो गया 243W और 243G के फंक्शंस के रिस्पेक्ट में। गवर्नमेंटल एंटिटी का काम क्या होता है, गवर्नमेंट एंटिटी का काम होता है व्हाट एवर इज इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो एंटिटी का जो स्कोप है वो थोड़ा वाइड है, कि आपको जो बोला जाएगा आप वो करिए। इट इज पॉसिबल कि मैं गवर्नमेंटल एंटिटी से गवर्नमेंट ये वाले काम भी करवाए, 243D, 243W और 243G वाले। सो अथॉरिटी इज डिफरेंट, एंटिटी इज डिफरेंट, एंटिटी इज अ बिट ब्रॉडर इन स्ट्रक्चर, करेक्ट। अब मैं बात करता हूं आपके सर्विसेज बाय गवर्नमेंट के लिए। अब इसके लिए एक बार मेरे कहने पे आप क्या करना, आपके पास मटेरियल है या आपकी बुक होगी, जैसे भी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट में यू जस्ट डू वन थिंग, ये वाली जो एंट्री नंबर 6, 7, 8 और 9 ये एक बार रीड करना, क्योंकि जो मैं आपको चार्ट कराने वाला हूं वो इसी से निकला है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है इस वीडियो के स्कोप में कि मैं आपको सारा कुछ ओरिजिनल दिखवाऊं फिर दोबारा चार्ट दिखवाऊं, उतना टाइम नहीं है। लेकिन आप एक बार ये 6, 7, 8, 9 रीड करना, ताकि आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि हाँ चार्ट में हमने बाइफर्केशन कैसे करा है। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सबसे पहले एंट्री नंबर 4 एंड 5, ये बहुत सिंपल है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी जिस काम के लिए बनाई गई है उसके रिस्पेक्ट में जो भी वो फंक्शंस देगी 243W और 243G के रिस्पेक्ट में, व्हाटएवर एक्टिविटीज इट विल डू, एंड उस एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में जो भी सर्विसेज वो देगी, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट बाय गवर्नमेंट, तो व्हाटएवर सर्विसेज इट विल गिव दैट विल बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ GST, ठीक है। उसके लिए वो कोई भी फीस ले, कोई भी चार्जेस ले भी करे पब्लिक से, किसी से भी, वहां पे GST नहीं लगेगा। और अथॉरिटी बनाई इन कामों के लिए जाती है, तो ये ज्यादा कोई आपका बहुत बड़ा एग्जेम्पशन नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंट्री नंबर दैट 6, 7, 8, 9, वो हम सब कंबाइन करेंगे। अब एक चीज ध्यान से समझना, दिमाग में एक स्ट्रक्चर लेके बैठना, हमें इसको कहीं ना कहीं चैप्टर 2 से भी लिंक करना है, RCM FCM से। तो पहले हम समझेंगे एग्जेम्पशन है या नहीं है, क्योंकि अगर एग्जेम्पशन नहीं रहेगा
तो जीएसटी लगेगा एंड देन द क्वेश्चन विल कम इन विद रिस्पेक्ट टू हु इज गोइंग टू पे द जीएसटी. इफ एग्जेम्पशन अप्लाइज द क्वेश्चन ऑफ आरसीएम एफसीएम वोंट अराइज एट ऑल. बराबर. यस. अब लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग. हम बेसिकली क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू ट्राई कि कौन से एंट्री में हम इस पर्टिकुलर जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा उसको जीएसटी से बाहर फेंक सकते हैं. ये हमारा फील फैक्टर है. ठीक है. कौन सी एंट्री में आप उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को व्हाटएवर वी आर बीइंग वी आर टॉकिंग अबाउट, हम उसको जीएसटी से बाहर फेंक सकते हैं. सो दैट वी विल अप्लाई. हम अलग अलग दरवाजे चेक करेंगे, अलग अलग एग्जेम्पशंस चेक करेंगे, जो लगेगा वी विल थ्रो आउट ऑफ द जीएसटी. यस. चलो आओ. जनरल रूल सेज दैट ऑल द सर्विसेज बाय गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट. एंट्री नंबर 6 से आप स्टार्ट करोगे तो उसमें लिखा होगा कि सारे सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, एंड मैंने से गवर्नमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट सीजी एसडी यूटीएलए, बिकॉज जीए और जीई की मैं अलग बात करने वाला हूं, जिसमें से जीए की बात मैंने ऑलरेडी कर ली है. यस. तो ऑल द सर्विसेज बाय गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट, ये हमारा जनरल रूल हो गया. बट एक्सेप्शन. अब एक्सेप्शन क्या, 3 सर्विसेज ए बी और सी, ये 3 हमेशा टैक्स हो जाएंगी सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस. सर ये क्या बोल रहे हो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना. इन जनरल रूल सरकार जो भी सर्विसेज देगी है, जो भी सर्विसेज देगी, चाहे वो किसी बिजनेस एंटिटी को दे, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे, चाहे वो आप और मेरे जैसे अनरजिस्टर्ड नॉन बिजनेस एंटिटी को दे, वो सब एग्जेम्प्ट है. लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, एंड व्हेन आई से एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन मींस जीएसटी विल अप्लाई. तो उसमें पहला आता है ये ए बी और सी. ये 3 सर्विसेज जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ए बी सी, these are not exempt only because of the fact that government is giving them. They may enjoy certain exemptions under specific entries. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडियन रेलवे लूंगा, लेकिन इंडियन रेलवे के रिस्पेक्ट में May 25 से 9E 9F और 9G एंट्री नीचे ऐड हुई है, तो वहां पे एग्जेम्पशन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में यहाँ पे एक एंट्री लूंगा, लेकिन आगे जाके आप देखोगे सरकार जब मेट्रो ट्रैम या वो सर्विसेज देती है तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता है. So this is subject to certain other specific exemption, but we are not going to give you exemption only because of the fact that government is levying them. अब आपको क्या करना है, आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, क्योंकि उन सारी एंट्रीज को यहाँ पे मिक्स करोगे ना तो चार्ट का मतलब खत्म हो जाएगा. चार्ट इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि आप बोलोगे इससे अच्छा तो मैं अलग अलग ही पढ़ लेता, क्योंकि पेपर में तो एक एंट्री आएगी ना तो उतना चीजें आपको क्लिक हो जाएंगी कि हाँ ये एग्जेम्पशन है या नहीं है. स्टार्ट करें. एक्सेप्शन मतलब जीएसटी लगना है. फर्स्ट एंट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवे. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवे जो भी सर्विसेज देगा आपको वो सब कुछ हम टैक्स करने वाले हैं. ठीक है. सेकंड, एनी सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट और वेसल. गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में एयरलाइंस को कोई सर्विस गई, वेसल कंपनीज को कोई सर्विस दी, चाहे वो इनसाइड और आउटसाइड दैट पोर्ट और एयरपोर्ट हो, कोई रिपेयर दिया, कोई लाइसेंस दिया, कुछ भी दिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता. विथ रिस्पेक्ट टू इट इज लिंक्ड टू द एयरक्राफ्ट और वेसल, वी आर गोइंग टू टैक्स इट. एंड थर्ड, transportation of goods or passengers, we will tax it. Okay, now understand what is the logic behind it. अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में लेट्स से डीटीडीसी भी काम कर रहा है. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट वेसल देयर आर सर्टेन कंपनीज जो रिपेयर या मेंटेनेंस सर्विसेज देती है विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, गवर्नमेंट भी देती है लेट्स से, तो वो दूसरी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही है. सिमिलरली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी गुड्स सेंड करने के लिए, पार्सल सेंड करने के लिए कोरियर कंपनीज काम कर रही है. इंडियन रेलवे की तरह ही कोई प्राइवेट कंपनीज काम कर रही है. तो ये 3 वाले में ना प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है. तो वो कहता है कि सर आप वहां पे एग्जेम्पशन दे दोगे जस्ट बिकॉज द फैक्ट दैट गवर्नमेंट इज गिविंग द सर्विसेज, और हमारे वाले पे जीएसटी लग जाएगा. तो कहीं ना बात अनफेयर कॉम्पिटिशन की हो जाएगी कि हमारी कॉस्ट, जो हमारी सर्विस का वैल्यू बनेगा उसमें ऑलरेडी 18% ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द जीएसटी. तो निर्मला ताई ने बोला ठीक है चिल्लम चिल्ली कम करो, हम इन तीनों को हमारे एग्जेम्पशन से हटा देते हैं, बट सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक एग्जेम्पशन. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन बनता है ये पीबो का. पीबो मतलब ये 4 चीजें लर्न करनी है: पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट. ऑर्डिनरी पोस्ट मतलब किसी को खतवत लिखोगे आप, ठीक है, प्यार वाला खत, तो वो एनवेलप बनेगा. ऑर्डिनरी पोस्ट बनेगा जिसका वेट होगा लेस देन 10 ग्राम. ठीक है. सो ऐसा हो गया. कोई बुक पोस्ट भेज दिया आपने, तो ये 4 पोस्ट कार्ड, इनलैंड, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट, ये 4 में हम आपको स्पेसिफिक एग्जेम्पशन देने को रेडी है. यहाँ पे डिपार्टमेंट कहते हैं नहीं यार, यहाँ पे तो बहुत सारा आम पब्लिक भी इन्वॉल्व है, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर के साथ अनफेयर कॉम्पिटिशन हो, डज नॉट मैटर, यहाँ पे एग्जेम्पशन देंगे. सिमिलरली इंडियन रेलवे में भी मैं आपको कराऊंगा 9E 9F 9G, वहां पे एग्जेम्पशन देंगे. इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको कुछ और कराऊंगा तो दैट एग्जेम्पशन विल अप्लाई, बट बाकी इन जनरल टैक्सेशन विल हैपन. क्लियर, समझ में आया? अब
ये तीन सर्विसेज आप देखोगे सारे के सारे एग्जेम्पशन के जो दरवाजे हैं, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 8, एंट्री नंबर 9, इन सब के अंदर हमने वो एबीसी को एक्सक्लूड किया हुआ है। एबीसी यही वाले तीन थे जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है, एबीसी एबीसी ये सब जगह से बाहर है। तो मैंने क्या किया, इसको चार्ट में इन सबको पहले मैंने अलग से डाल दिया, एंड देन आई विल एनालाइज माय बैलेंस सर्विसेज। अब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जाना, ठीक है। ये आप किसको दे रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप रजिस्टर्ड पर्सन को दो, अनरजिस्टर्ड को दो, बिजनेस एंटिटी को दो, नॉन बिजनेस एंटिटी को दो, आई डू नॉट केयर, टैक्सेशन विल हैपन सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक एग्जेम्पशन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंटिटी? बिजनेस एंटिटी मतलब एनी पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस। जरूरी नहीं है वो कंपनी होना चाहिए, इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी बिजनेस एंटिटी, करेक्ट। अब अदर सर्विसेज, सवाल पूछेंगे अदर सर्विसेज है, इन तीनों को छोड़ के किसको दे रहे हो? अगर आंसर है नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट, अगर आंसर है नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट, तो सर अगर मैं सरकार से जाके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस लेता हूं जो इसको छोड़ के कोई और है, तो एग्जेम्पशन मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि ये तीनों तो हमने अलग से कंक्लूड कर लिया ना कि इन पे तो टैक्स लगना ही लगना है। आरसीएम एफसीएम को मारो बोली, अभी मैंने आपको क्या समझाया, ये तीन के ऊपर टैक्स लगना ही लगना है। बैलेंस सर्विसेज की अब मैं बात कर रहा हूं, इसको छोड़ के अगर कोई नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जाती है एग्जेम्प्ट। अच्छा, तो सर अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर बनता है नो, नॉट अ नॉन बिजनेस एंटिटी। अच्छा, तो बिजनेस एंटिटी है, हाँ धंधा करती है। फिर चेक करो छोटी है या बड़ी। छोटी या बड़ी हमारा क्लास का कोड बढ़िया, पेपर में नहीं लिखना है, पेपर में पूरा लिखना है। छोटी मतलब प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं है। छोटी बिजनेस एंटिटी है, एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट वन, एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट वन, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? इफ द सप्लायर इज अ गवर्नमेंट, service is renting of immutable property, recipient is non-business entity exempt, but if it is a small business entity, taxation will happen, GST will be applicable। क्योंकि अगर आप रेंटिंग वाली आप देखोगे, देखो इधर आओ, एंट्री नंबर 7 को रीड करो। दिस टॉक्स अबाउट इफ द सर्विस इज गिवन टू अ स्मॉल बिजनेस एंटिटी वी विल गिव एग्जेम्पशन एक्सेप्ट एबीसी। एबीसी को तो मैंने ऊपर ही सब जगह हटा दिया, यहां पे एक और को हटाया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? मजाक से हट के बता रहा हूं, मैं क्लास की तरह ही समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो, ये आपके फायदे के लिए। ओके, अब सर इफ द आंसर इज कि नहीं सर बड़ी बिजनेस एंटिटी है, छोटी बिजनेस एंटिटी नहीं है, बड़ी बिजनेस एंटिटी है, चलो अभी भी मामला हाथ से गया नहीं है। अभी भी मैं ये नहीं कंक्लूड कर सकता कि जीएसटी लगेगा। आपके पास दो और मौके हैं जीएसटी को बाहर फेंकने के, मतलब यू हैव टू मोर चांसेस टू थ्रो द ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। चांस नंबर 1, चेक करो कि क्या रेसिपेंट खुद ही गवर्नमेंट है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दे रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, कोई लोकल अथॉरिटी दूसरी लोकल अथॉरिटी को दे रही है। तो अगर रेसिपेंट खुद गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। एक और एंट्री होती है हमारे पास, एंट्री नंबर 8 के अंदर, तो सरकार टू सरकार एग्जेम्प्ट। बट सर अगर वो ये एबीसी वाली हो, अब आपको समझ आ गया कि एबीसी हमेशा टैक्स होने वाले हैं, तभी मैंने अदर सर्विसेज का एनालिसिस चल रहा है अभी। यस, तो अगर वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाएगा तो भी एग्जेम्पशन हो जाएगा। अब मैंने बोला नहीं सर वो नॉन गवर्नमेंट है, मतलब अभी तक मैंने क्या कंक्लूड किया है, वो नॉन गवर्नमेंट है और वो बड़ी बिजनेस एंटिटी है। यस, क्योंकि बाकी सारे दरवाजे मेरे फेल हो चुके हैं। अब नॉन गवर्नमेंट के बाद आपके पास अभी भी एक मौका है चेक करने के लिए कि शायद जीएसटी से हम बच जाए, और वो है आपका वैल्यू बेस्ड एग्जेम्पशन। वैल्यू बेस्ड एग्जेम्पशन मतलब क्या? अगर आपकी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस, मतलब इनवॉइस का जो वैल्यू है वो 5000 रुपीज तक है, तो छोटी सर्विस है, एग्जेम्पशन में डाल देंगे। And if it is a continuous supply of service, मतलब recurring service more than 3 months, तो this 5000 check will be for the whole financial year। एंड सर अगर यहां पे भी मामला फेल हो गया, देखो जब बात यहां पे आ चुकी है ना, मतलब क्या क्या हुआ है, द पर्सन रेसिपिएंट इज अ बिजनेस एंटिटी, इट इज अ बिग बिजनेस एंटिटी एंड इट इज नॉन गवर्नमेंट एंड द वैल्यू इज मोर देन 5000। ये सारे दरवाजे हमारे फेल हो चुके हैं, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया। तो आखिरी में हम बोलेंगे भैया अब तेरा जीएसटी पक्का है, अब तेरा टैक्स पक्का लग जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस। अब मैं आरसीएम एफसीएम का आपको क्विकली एक लिंक बता देता हूं। देखो आरसीएम एफसीएम के अंदर जब गवर्नमेंट सप्लायर है और रेसिपेंट कोई भी बिजनेस एंटिटी हो तो आरसीएम ही लगने वाला है। सर अगर ये बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड ना हो तो बेटा जी सेक्शन 24 याद करो, चैप्टर नंबर 8 का, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन मैंने क्रिएट करे। उसमें से जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, उसका एक्सेप्शन क्रिएट किया, लेकिन नीचे एक और एंट्री दे दी। तो इट इज नॉट प्योरली एन एक्सेप्शन, इट इज अ क्वालिफिकेशन, इट इज अ कंडीशन। तो मैं यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूं। कौन से 3 बचे? ये देखो, ये वही एबीसी है जो वहां पे कवर किए थे। सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवे, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स ऑफ पोर्ट एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये 3 हमेशा टैक्स होंगे?
और ये 3 हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाएंगे। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया आरसीएम से, और प्लस अभी अभी हमने कंक्लूड किया कि इसके ऊपर टैक्स भी हमेशा लगने वाला है। अब देखो, ये तो टैक्स हो, ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन बचे हुए जितने भी टैक्स है वो सब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि आरसीएम से इन तीनों को एक्सक्लूजन में डाला था। आरसीएम की एंट्री से इन तीनों को मैंने एक्सक्लूजन में डाला, मतलब एक्सक्लूजन ऑफ आरसीएम मींस एफसीएम। क्लियर हुई ये बात? यस, आगे बढ़े। चलो, अब सर बैलेंस सर्विसेज में जो आपने एक इमेबल प्रॉपर्टी का क्वालिफिकेशन बोला, उसके लिए नई एंट्री क्रिएट करी थी, वहां पे आरसीएम कब लगता है? जब आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो। ऊपर आरसीएम कब लग रहा था? बिजनेस एंटिटी। तो बस फर्क क्या है यहाँ पे, जब मैं रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बात करूं, देन आई नीड द रेसिपिएंट एज रजिस्टर्ड पर्सन। इफ इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एंड हु इज द सप्लायर? वही गवर्नमेंट एक्सेप्ट इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे हर तरीके से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, उसको याद कर लो। अब वही बात मैंने यहां पे लिंक कर रखी है, एक बार चेक कर लो। रेंटिंग ऑफ इमेबल प्रॉपर्टी में आरसीएम तभी लगेगा जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो। समझ में आया? आपको एक बार प्रॉपर रीड करना पड़ेगा और दोबारा ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही कंडेंस्ड वीडियो है, बहुत ही सब एक साथ आपके ऊपर आ रहा है। तो अगर जीएसटी की पढ़ाई एक बार ढंग से नहीं हुई है, बिना क्लास हुई है, या पुरानी कोई क्लासेस याद नहीं है आपको चीजें, तो ये वीडियो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा बेटा जी आपके। तो एक बार आपको ये दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है? अब सर एक क्वेरी आता है कि जैसे सर आपने इसको रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी को, एग्जांपल रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी को यहां से हटा दिया, इस बेनिफिट से हटा दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू बेनिफिट जस्ट बिकॉज यू आर अ स्मॉल बिजनेस एंटिटी। नाउ द क्वेश्चन कम्स, कैन वी गेट exemption advantage of any other entry, for example being a government to government or value based? Answer is yes. Answer is yes, आप ले सकते हो। तो मैंने देखो एक एग्जांपल बनाया, अगर गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देती है जिसकी वैल्यू 3000 फॉर एंटायर फाइनेंशियल ईयर है, पूरा फाइनेंशियल ईयर क्यों लिया? क्योंकि रेंटिंग इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो मुझे 5000 की लिमिट पूरे साल के लिए चेक करनी है। तो इस केस में, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट लेट्स से रेसिपिएंट इज नॉट अ गवर्नमेंट, रेसिपिएंट इज अ नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट होती तो वो भी एग्जेम्पशन लेता, तो इसमें मैं वैल्यू बेस्ड एग्जेम्पशन लूंगा। कल को मैं बोलता हूं लेट्स से वैल्यू इज 3 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, लेकिन रेसिपिएंट हैपेंस टू बी गवर्नमेंट, तो मैं गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का फायदा लूंगा और मैं उसको एग्जेम्पशन में डाल दूंगा। तो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी में हम आपको एग्जेम्पशन इसीलिए नहीं देंगे। वी आर द रीजन फॉर एग्जेम्पशन अंडर इमेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट विल नॉट बी दैट द रेसिपिएंट हैपेंस टू बी अ स्मॉल बिजनेस एंटिटी, बट इट कैन बी इफ इट इज अ गवर्नमेंट और इट इज अ वैल्यू बेस्ड एग्जेम्पशन। ये दरवाजा बंद हुआ तो क्या आप ये वाला क्लेम कर लो? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है आपको? यस, आरसीएम एफसीएम कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। रेंटिंग वाले में रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो ही आरसीएम, वरना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और इन तीनों में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आया? यस। चलो, अब मैं आपको बैलेंस सर्विसेज बाय गवर्नमेंट करा देता हूं। ये चार्ट अगर आपके पल्ले पड़ गया है, मतलब दिमाग में अच्छे से घुस गया है, काम बन चुका है दोस्त। ओके, मैं बैलेंस करवा देता हूं क्योंकि वीडियो पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा कंसेप्ट मैं नहीं करा सकता। मैं आपको क्विकली इसमें से चीजें बता देता हूं। गवर्नमेंट एंटिटी का काम क्या होता है? जो भी सरकार ने बोला वो करना पड़ेगा। तो जो भी सरकार बोलेगी या फिर सरकार का कोई स्पेसिफाइड पर्सन बोलेगा तो वो हम काम करेंगे और उसके बदले में हम आपसे ग्रांट लेंगे, तो दैट इज एग्जेम्प्ट। ओल्ड एज होम होता है, यहाँ पे अगर कोई ये ओल्ड एज होम कौन रन कर रहा है? या तो गवर्नमेंट कर रही है या तो रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटी कर रही है। उसमें आपको सिर्फ 2 कंडीशन याद रखनी है। एक तो एज, तो हमारे प्यारे प्यारे जो ओल्डीज होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनका मिनिमम एज 60 ईयर्स होना चाहिए एंड उनसे बहुत ज्यादा नहीं चार्ज कर रहे। इट्स नॉट अ लग्जरियस ओल्ड एज होम। कितना? 25,000 तक, अप टू 25,000 पर मंथ पर पर्सन। ठीक है, तो ये 4 जनों से मेरे पास कितने आ रहे होंगे? 1 लाख रुपए मैक्स। ओके, सो ये बस आपको याद रखना है। उसके बाद 9E, 9F और 9G, अब ये आपके इंडियन रेलवेज के रिस्पेक्ट में आए थे सम स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस। तो अगर ये मैं क्लेम कर लेता हूं तो मेरे को एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन इनको छोड़ के एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आई थिंक यू आर एबल टू गेट इट नाउ। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मतलब इंडियन रेलवेज इंडिविजुअल लोगों को, नॉट कॉर्पोरेट्स को, इंडिविजुअल को क्या दे रहा है? सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट की सर्विस दे रहा है, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम दे रहा है, वेटिंग रूम जहाँ पे जाके आप बैठ सकते हो, क्लॉक रूम सर्विसेज, बैगेज वगैरह यू कैन कीप, एंड बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस। इसका जो भी चार्ज लगेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 9F, रेलवे के अंडर अलग अलग जोन्स होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, ये डिवीजन वो डिवीजन, वो आपस में कोई भी सर्विस देंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। 9G में कुछ नहीं हो रहा, देयर इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्वॉल्व। व्हाट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल? एनी फॉर्म ऑफ एंटिटी, कुछ कंपनी खोल ली, कोई जेबी ओपन कर लिया, दैट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। क्या पर्पस है वो आपको नहीं जानना, आप सिर्फ सिंपल याद रखोगे, मैं एसपीबी हूं, सामने इंडियन रेलवेज है,
मैंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी, आई डोंट केयर, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, मैं इंडियन रेलवेज को वो रेंट पे देना चाहता हूँ। इंडियन रेलवेज बदले में मुझे थोड़ा पैसा देगा और मैंने कहा पैसा कम दे दी, उसकी जगह मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से मेंटेन कर लियो, वरना वियर एंड टियर हो जाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्या आपको बात समझ में आई? चलो, उसके बाद क्या है, सरकार गारंटी की सर्विस देती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एचडीएफसी को कहती है कि मेरा जो पीएसयू है उसको पैसा दे, नो वरीज, आई विल गिव यू द गारंटी, अगर वो नालायक निकला तो मैं पैसे पे कर दूंगी। So government is giving service to that PSU in the form of giving guarantee to a banking company or that financial institution. Okay, चलो, तो उस केस में जो है यहाँ पे जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा उस गारंटी के ऊपर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कराते हो, सेफ्टी चेक कराते हो, लाइसेंस का लिफ्ट का लाइसेंस लेते हो या कोई एफएसएसआई लाइसेंस लेते हो, टेस्ट करवाते हो, तो जो भी सरकारी ये चीजें होती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। फायर लाइसेंस कुछ भी हो सकता है वो। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट लेते हो, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हो, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हो, या आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस वीजा लेते हो, तो उस सब के फीस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। नॉन परफॉर्मेंस, हालांकि ये सप्लाई नहीं बनता, बट कल को बन भी गया तो सरकार ने अपने आप को यहाँ पे एग्जेम्पशन में ले लिया कि इफ गवर्नमेंट टॉलरेट्स, अगर ये वर्ड कर को लग जाता है, हालांकि लिक्विडिटी डैमेजेस में वर्ड लगता नहीं है, ये चैप्टर 1 में हमने किया था, बट स्टिल टुमारो गवर्नमेंट टॉलरेट्स नॉन परफॉर्मेंस, तो वो सप्लाई बन सकता है अंडर पैराग्राफ नंबर 5E शेड्यूल नंबर 2, तो वो सर्विस बन जाता है, लेकिन हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा एग्रीकल्चर से लिंक है। गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल फार्मर को नेचुरल रिसोर्सेज का राइट दे रहा है ताकि वो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स कर पाए, एक्सेप्ट हॉर्स, और पर्पस कुछ भी हो सकता है, फूड, फाइबर, फ्यूल। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द एंट्री नंबर 54 एग्रीकल्चर का। बस ध्यान रखना, इंडिविजुअल फार्मर को देना या जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का वगैरह राइट दे दिया, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। आफ्टर आर, अब ये क्या, मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस। आपका कस्टम्स का शिपमेंट था और लेट से एक पर्टिकुलर दिन का वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं या फिर उस दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे है, तो आप जा रहे हो सरकारी अफसर के पास कि थोड़ा सा काम करवा दो, मतलब उनका हेल्प चाहिए होता है ना, यू नीड टू गेट इट पास्ट, तो उनकी सर्विसेज तो आपको चाहिए, तो आप उनको रिक्वेस्ट करना कि सर थोड़ा सा देख लो ना, मेरे को अभी चाहिए, थोड़ा काम अर्जेंट है। जबकि अब क्या हो चुका है, ओवर टाइम लगने वाला है ना, क्योंकि वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं या फिर आप छुट्टी के दिन, हॉलीडेज के दिन उनको तंग कर रहे हो, तो ऑलरेडी गुस्से में है। तो गुस्से में क्यों है, क्योंकि काम का टाइम खत्म हो चुका है, तो आप बोल रहे हो उसको कि चलो टेंशन मत लो, आई विल पे यू द मर्चेंट ओवर टाइम चार्ज। ये जो मर्चेंट ओवर टाइम चार्ज लगता है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, क्या काम हो सकता है, एनीथिंग, इंस्पेक्शन, कंटेनर स्टफिंग, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में काम होते हैं। उसके बाद एक 65B होता है ईआरसीसी के रिस्पेक्ट में, इसकी बहुत बड़ी कहानी होती है, तुम ज्यादा इसके डिटेल में मत जाओ, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ। सुनो, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट, ईआरसीसी और माइनिंग लीज ऑपरेटर। आपको सिर्फ न्यूमेरिकली एक चीज लर्न करनी है, ईआरसीसी का जो जीएसटी हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, दैट शुड नॉट क्रॉस द जीएसटी ऑफ माइनिंग लीज ऑपरेटर। सिंपल, आप सिंपल ऐसे सोचो, सिंपल आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, अगर कल को ईआरसीसी का जीएसटी आ रहा है 10 और माइनिंग लीज होल्डर है जिसको लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, वो आ रहा है 15, तो ये 10 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कल को अगर ये 10 की जगह 15 हो जाता है, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 15 की जगह 20 आता है तो डिफरेंस 5 जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो एग्जेम्पशन विल बी ओनली अप टू द लेवल ऑफ द माइनिंग लीज का जीएसटी। तो यहाँ पे आप एक चीज लर्न कर लेना, बस ये लाइन देखो, जीएसटी एग्जेम्प्ट विद रिस्पेक्ट टू ईआरसीसी will be up to the amount of GST paid by the mining lease holder, और इसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है at the end of the contract period by the ERCC। उसके बाद एक रिहैब वाला है, रिहैब प्रोफेशनल्स। ये क्या होते हैं, रिहैब विद रिस्पेक्ट टू जैसे काउंसलिंग वगैरह हो गया, फिजिकल थेरेपी हो गया, सो दिस हैपन्स। रिहैब के प्रोफेशनल्स होते हैं प्रॉपर, कोई एक्सीडेंट, ट्रॉमा, इंजरी के बाद, तो वो कहाँ किया जा रहा है, प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर रिहैब सेंटर्स किसने एस्टेब्लिश किया, गवर्नमेंट ने, या फिर रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटी ने। तो ये चैरिटेबल में भी डाल सकते थे, गवर्नमेंट में भी डाल सकते, तो मैंने गवर्नमेंट में डाला है एज पर द आईसीआई मटेरियल। यहाँ पे कोई अमाउंट का लिमिट वगैरह नहीं है, तो ज्यादा टेस्टेबल नहीं होता। रेरा के रिस्पेक्ट में छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया था कि रेरा का जो काम है वो 12 शेड्यूल से ही लिंक्ड है। 12 शेड्यूल मतलब वो याद है ना आपको, 11th और 12th शेड्यूल गवर्नमेंटल अथॉरिटी के काम, तो रेरा को हमने गवर्नमेंटल अथॉरिटी से इक्वेट कर दिया। तो रेरा का कोई भी अगर कलेक्शन होता है तो दैट इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको एंट्री 4 और 5 में कराया ना, दैट गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो भी ये काम करती है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो गवर्नमेंटल रेरा को मैंने गवर्नमेंटल अथॉरिटी से इक्वेट कर दिया, तो इसका भी जो काम होएगा वो भी एग्जेम्पशन में चला जाएगा। तो वॉट एवर चार्जेस इट इज टेकिंग फ्रॉम द बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स, ये रियल एस्टेट की अपेक्स बॉडी है, तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, चलो अब मुझे बताओ, सर्विसेज टू गवर्नमेंट में आ जाओ आप। सर्विसेज टू गवर्नमेंट, इसमें आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है बेटा जी, कि गवर्नमेंट कंसिडरेशन पे कर रहा है, बिकॉज टू, पे अटेंशन नाउ। ठीक है, इसमें 3 एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, एंट्री 3, 3A और 3B। 3 और 3A क्या है, प्योर सर्विसेज एंड कॉम्पोजिट।
When I say composite, I'm not talking about that concept of natural bundle and everything. I'm just talking about goods plus services in general. Okay? तो अगर आपको एंट्री नंबर 3 में प्योर सर्विसेज दे रहे हो या एंट्री नंबर 3 में कंपोजिट सप्लाई दे रहे हो एंड दिस इज समवेयर लिंक टू 243G एंड 243W के वो जो फंक्शंस होते हैं जो कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी को इंटरेस्ट किए जाते हैं, तो वी विल गिव यू द एग्जेम्पशन। बस एक कंडीशन याद रखनी है 3A के लिए। 3A के लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है, जो आप कंपोजिट सप्लाई दे रहे हो उसमें गुड्स का वैल्यू बहुत नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट क्रॉस 25% ऑफ द टोटल वैल्यू। द क्लासिक एग्जांपल given in your material asked a couple of times in exam is I am providing the service of this particular street light maintenance. Again it is a part of this 243G 243W to the let's say the local authority। अब इसमें गवर्नमेंट कौन है? CG SG UTLA। यहाँ पे GAG कवर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना, GAG कवर नहीं है क्योंकि 3B में सिर्फ GA कवर है। यू हैव टू पे अटेंशन, कहा GAG नहीं है। एक बार ICAI ने ये 3B के एंट्री में GE लिख दिया था तो वहां पे टैक्स लगना था, लेकिन सब बच्चों ने एग्जेम्पशन क्लेम किया था क्योंकि हम इतना ढंग से नहीं पढ़ते। तो प्लीज यहाँ पे ऐसे लिख के कट कर देना। ओके, नाउ पे अटेंशन। लेट्स से आई एम गिविंग दिस सर्विस टू अ लोकल अथॉरिटी, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट, एंड इन दैट मेंटेनेंस आई हैव टू एंश्योर दैट स्ट्रीट लाइट्स आर वर्किंग, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस। And if let's say tomorrow street bulb is not working, then I have to get it replaced, so I will charge for the goods as well. Okay, so this becomes a example of composite supply entry number 3A. If in a month let's say the total bill is 10,000 and the goods, the bulb cost, the bulb value is up to 25%, so till 2,500, then the exemption will apply. If tomorrow it crosses 2,500, exemption will be withdrawn. I will have to charge GST. Is this clear? Entry number 3B, services to a governmental authority. 2, I am the supplier, the payer, the recipient is governmental authority, and services with respect to water supply, public health, sanitation, solid waste management, slum improvement, very very important, very very important. ओके, नेक्स्ट इज 11A, बहुत इजी है, फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स क्या होती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, पर गवर्नमेंट कैसे करेगी? उसने कुछ फेयर प्राइस शॉप्स के साथ ये एस्टेब्लिश किए होते हैं। तो फेयर प्राइस शॉप्स में जाके हम जो भी एलिजिबल लोग होते हैं वो जाके अपना राशन पानी वहां से ले सकते हैं अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फेयर प्राइस शॉप बोलता है कि मैं ये काम फ्री में तो करूंगा नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए। तो दो तरीके से पैसा कमाया जाता है, या तो मार्जिन के बेसिस पे कि हम आपसे गवर्नमेंट से और सस्ता खरीदेंगे और बीच की कमाई हमारी, या तो फिर कमीशन बेसिस पे। कमीशन मतलब हम जो भी आपके बिहाफ पे सेल करेंगे उसका एक कमीशन लेंगे। तो तुम जो मर्जी कमाई करो भाई, हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, ठीक है? बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही इसमें रेसिपिएंट है, तो गवर्नमेंट से क्या ही जीएसटी लेना, और वो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। एंट्री नंबर 40 कुछ नहीं है, एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस, एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस। ओके, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो जनरल हो, अगर आप ऐसा दे रहे हो जिसके अंदर प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रहा है, प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रहा है, इसीलिए इट इज अ सर्विस टू गवर्नमेंट, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और 31B है आपका ट्रेनिंग। तो मैं जाके कोई सेंट्रल या स्टेट या यूनियन टेरिटरी को कोई ट्रेनिंग देता हूँ, लेट्स से जीएसटी ट्रेनिंग, तो अगर पूरे इनवॉइस का मिनिमम 75% गवर्नमेंट पे कर रही है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वरना टैक्स लग जाएगा। एज सिंपल एज दैट। 3 चीजें आपको याद रखनी है, मिलिंग का प्रोसेस और फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नॉर्मल दे रहे हो तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो तो इसके अंदर मिलिंग के अंदर एंड फोर्टिफिकेशन के अंदर गुड्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। प्योर सर्विस नहीं होती, तो आपको एंट्री नंबर 3A लगानी है। पेपर में गुड्स का वैल्यू दिया जाएगा, 25% क्रॉस करेगा तो टैक्स लगा देना, वरना एग्जेम्पशन क्लेम कर लेना। DMFTs आपको एग्जैक्टली लर्न करना है एज इट इज, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, आप उसको गवर्नमेंटल अथॉरिटी बोलोगे जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर रखे हैं। उसके सिवाय हॉर्टिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वर्क्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इट्स अ स्पेसिफिक ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो अगर आप प्लांट्स ग्रो या प्लांट्स ग्रो करने का कोई सर्विस दे रहे हो, चाहे वो प्योर है चाहे वो गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है, अगर आप CPWD को दे रहे हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो वो कह रहे हैं आप एंट्री 3 और 3A क्लेम कर लेना। ये अगर नहीं बोलते तो मैं एंट्री नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि एंट्री 3 और 3A लगती है CG SG UTLA। CPWD इज अ पार्ट, इट्स अ डिपार्टमेंट, मतलब है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट ही, सो ठीक है, बट सॉरी इट इज अ डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, बट कह सकते हैं कि उसका एक डिपार्टमेंट है। तो डायरेक्टली हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आने लग गए थे मार्केट में, तो क्लैरिफाई करा गया कि CPWD को आप हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर वर्क्स का सर्विस दोगे तो हम आपके ऊपर एंट्री 3 और 3A का बेनिफिट दे देंगे। तो वही कंडीशन लग जाएगी। प्योर सर्विस में कोई कंडीशन नहीं है एज सच, 3A में 25% की। तो पेपर में अगर CPWD का आए हॉर्टिकल्चर तो आप एंट्री 3 और 3A लगा देना। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये थी आपकी सर्विसेज टू गवर्नमेंट। प्लीज इस चार्ट से मत डरना, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमने ये चार्ट किया है। 1-2 एग्जांपल जो रेंटिंग के रिस्पेक्ट में बनता है वो आप इसको नोट कर सकते हो। मैं आपको एक बार आईपैड पे ये स्क्रीन दिखा दूंगा। इफ यू वांट टू मेक अ नोटिंग, यू आर
मोस्ट वेलकम टू डू दैट। कोई डाउट है तो कमेंट में डाल देना, रिप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, चलो एक बार मैं आईपैड दिखा देता हूँ और फिर मैं क्लोज कर दूंगा वीडियो, तो आप उसको पॉज करके प्लीज नोटिंग कर लेना। ठीक है।